नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रंप ने कर दिया पाकिस्तान के साथ खेल, एक झटके में रोक दी सरकार को मिलने वाली अरबों की मदद। खबर में आगे जिक्र होगा कि पाकिस्तान को नहीं रास आया नया कश्मीर, आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए नार्को टेररिज्म का ले रहा सहारा। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्रंप के फैसले से चीन के छूटे पसीने, 5 कारण आपको बताएंगे जिस वजह से अमेरिका की टैरिफ धमकी से परेशान है ड्रैगन। आगे जिक्र होगा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ, क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। और खबर में आगे जिक्र होगा कि जेपी नड्डा से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे सीएम नीतीश, अचानक बिहार में क्यों मची है सियासी हलचल। बिहार चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो खींचे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। ट्रंप ने कर दिया पाकिस्तान के साथ खेल, एक झटके में रोक दी सरकार को मिलने वाली अरबों की मदद। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी ने पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाले रूजवेल्ट होटल के साथ $220 मिलियन के सौदे को समाप्त कर दिया है। ये समझौता शरणार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने के लिए किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि ये निर्णय डोनाल्ड ट्रंप और मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों के दबाव के बाद लिया गया है, जो अवैध प्रवासियों को अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से ठहरने का विरोध कर रहे थे। मेयर एरिक एडम्स ने ट्रंप के दबाव में ये सौदा रद्द कर दिया। दरअसल रूजवेल्ट होटल मई 2023 में प्रवासियों के लिए खोला गया था, जिसमें 1025 कमरे थे, जिनका किराया प्रति रात $200 था। और होटल का मालिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिसने 2005 में सऊदी हिस्सेदारी खरीदकर इसे पूरी तरह से अधिग्रहित कर लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को नहीं रास आया नया कश्मीर, आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए नार्को टेररिज्म का ले रहा है सहारा। जी दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहा पड़ोसी देश पाकिस्तान मादक पदार्थ को अपना हथियार बनाकर जम्मू कश्मीर में आतंक को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। मादक पदार्थ की तस्वीर से अर्जित धनराशि को आतंकी वारदातों में प्रयोग करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रहे आतंकवाद को जीवित रखने के लिए पाकिस्तान नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है। आतंकवादियों के साथ जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों को भेजकर उससे अर्जित राशि का प्रयोग आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि वो पड़ोसी देश की ओर से चलाए जा रहे परोक्ष युद्ध का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान से लगते जम्मू के जिला कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी और पूंछ में सीमा पार से नशे की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के फैसले से चीन के छूटे पसीने, 5 कारण जिस वजह से अमेरिका की टैरिफ धमकी से परेशान है ड्रैगन। जी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है, उनके हर एक फैसले से दुनिया हैरान हो रही है। वो पहले दिन से ही टैरिफ का धौंस दिखाकर नया टैरिफ वॉर शुरू कर रहे हैं। कनाडा से लेकर मैक्सिको और चीन पर ट्रंप टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन ट्रंप की इस टैरिफ की धमकी से सबसे ज़्यादा परेशान चीन है। जहाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन, 2023 में चीन ने $3380 अरब का निर्यात किया था। वहीं इस लिस्ट में भारत 17वें नंबर पर है, जिसने $432 अरब का निर्यात किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 में चीन के साथ अमेरिका का अनुमानित कारोबार $582.4 अरब रहा और 2024 में चीन में अमेरिका का निर्यात $143 अरब था, जो 2023 के मुकाबले 3% कम था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दी नीतीश कुमार की जमकर तारीफ। जी दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के शताब्दी वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को बीमारी राज्य की श्रेणी से बाहर निकालकर अग्रणी राज्य बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की बदौलत आज बदलता बिहार दिख रहा है। कई मामलों में बिहार राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद बिहार को मिलता रहा है और PMCH के गौरवशाली अतीत की भी चर्चा की। जेपी नड्डा ने कहा कि 1925 में स्थापित इस अस्पताल का काम बहुत पहले शुरू हो गया था। इस अस्पताल को प्रथम विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के उपचार का गौरव भी प्राप्त है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि साल 1918 से 1936 के बीच जब हैजा का प्रकोप था, तब भी इस अस्पताल ने आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने PMCH से पढ़कर निकले डॉक्टर्स का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां PMCH से निकले डॉक्टर ना हो। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चुनावी साल में JDU अध्यक्ष और CM नीतीश की बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात अहम बताई जा रही है। बीजेपी के कई नेता ये कह चुके हैं कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन CM पर फैसला
फैसला चुनाव बाद होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जेपी नड्डा से मिलने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे सीएम नीतीश। आखिर अचानक बिहार में क्यों मची है सियासी हलचल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में साल प्रदेश के अंदर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से सियासी दिग्गजों का बिहार दौरा भी शुरू हो गया है। सोमवार को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में पहुंचकर चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी, तो वहीं अब मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे और बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस बीच सबसे खास बात यह रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अचानक जेपी नड्डा से मुलाकात करने स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से स्टेट गेस्ट हाउस में सीएम नीतीश कुमार की इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे और विजय चौधरी भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भागलपुर, मुंगेर और बक्सर में बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में सोमवार को किसान रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में 3 नए कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि भागलपुर में जर्दालू आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके अलावा मुंगेर और बक्सर में 2 नए सेंटर बनाए जाएंगे और इनसे आलू, प्याज और टमाटर की खेती करने वाले किसानों को मदद की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार के मखाना को दुनिया भर में पहचान दिलाने की दिशा में काम करने का भी दावा किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यमुना की सफाई से लेकर आयुष्मान भारत तक दिल्ली में क्या क्या करने जा रही रेखा गुप्ता सरकार, एलजी ने बताया। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ दिल्ली, यमुना का कायाकल्प, स्वच्छ पेयजल सरकार के फोकस के क्षेत्र है। एलजी सक्सेना ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगातार झड़पों, आरोप प्रत्यारोपों से शहर को नुकसान पहुंचाया है और मेरी सरकार केंद्र अन्य राज्यों के साथ समन्वय में काम करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नीति मार्गदर्शन के लिए विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को दस्तावेज के रूप में अपनाएगी और लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को भी अदालत ने किया तलब। जी हाँ दोस्तों, लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी कर दिए हैं और आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन जारी किया है। ये मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में की गई समूह डी नियुक्तियों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में प्रसाद के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये नियुक्तियां की गईं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब दक्षिण भारत की ओर भाजपा की नज़र। अध्यक्ष की दौड़ में आगे चले साउथ के ये 3 दिग्गज। या दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव अंतिम चरण में चल रहे हैं। संगठनात्मक चुनावों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। मौजूदा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये चर्चा काफ़ी तेजी से चलने लगी है कि आखिर भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा। भाजपा अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए किसी नए नाम की घोषणा कर सभी को चौंका भी सकती है। हालांकि ये निर्णय पार्टी नेतृत्व का होगा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद भाजपा की नज़र अब दक्षिण भारत की ओर है। उत्तर और पश्चिम भारत में भाजपा की स्थिति मजबूत हो चुकी है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य में भाजपा का वोट शेयर अभी भी कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों से काफ़ी पीछे है। इसीलिए भाजपा दक्षिण में भी संगठन को मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करने में लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में पाकिस्तानी खेल लग्जरी होटल में प्रवासियों को ठहरा कर झटक लिए करोड़ों डॉलर। ट्रंप के आते ही खत्म हुई डील। जी हाँ दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख के बाद न्यूयॉर्क शहर ने पाकिस्तान के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठित रूजवेल्ट होटल को एक प्रवासी आश्रय स्थल बनाने के लिए 22 करोड़ डॉलर के सौदे को रद्द कर दिया है। और यह फैसला ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन और उनके समर्थकों ने अमेरिका में अप्रवासी
शासन को आसान बनाने के लिए अमेरिकी करदाताओं के पैसे के बेचा इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ अभियान चला रखा था। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी ड्रोन को लेकर बीएसएफ की जबरदस्त घेराबंदी, पड़ोसी को करारा जवाब देंगे नौ टैक्टिक हेडक्वार्टर्स। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को लेकर जबरदस्त घेराबंदी की योजना बनाई है। पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी ड्रोन का जवाब देने के लिए बीएसएफ द्वारा बॉर्डर के विभिन्न हिस्सों पर 9 टैक्टिक हेडक्वार्टर तैयार किए गए हैं और ये टैक्टिक हेडक्वार्टर बीएसएफ के पंजाब और जम्मू फ्रंटियर में स्थापित होंगे। जिन बटालियनों पर यह हेडक्वार्टर तैयार होंगे वहां पर कमांडेंट स्तर तक के सभी रैंकों का एक अधिकारी हर समय मौजूद रहेगा और सीमा सुरक्षा बल की संबंधित बटालियनों की ऑपरेशन एवं इंटेलिजेंस से जुड़ी विंग को भी टैक्टिक हेडक्वार्टर पर शिफ्ट किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये खुद ही तय करें आप कैसे रिश्ते चाहते हैं, विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश को दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना के देश छोड़ने और मोहम्मद यूनिस के सत्ता में आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तनाव भरे हैं। हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भारत बेहद मुखर है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से रिश्ते बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में ओमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की थी, मगर बांग्लादेश सुधर नहीं रहा है। मुलाकात से लगभग एक हफ्ते बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश के शत्रुतापूर्ण व्यवहार का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश को तय करना होगा कि वो हमारे साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद बिहार पर निशाना है। खुद पीएम मोदी ने संभाला है मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपरोक्ष रूप से ही सही पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। ये बिगुल योजनाओं का बिगुल है। कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है और ये एनडीए के नेता जानते भी हैं कि आखिर आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में जीत का लक्ष्य पाना है तो बिहार की जनता को तोहफा से नवाजा जाना भी ज़रूरी है। और इस चुनाव में तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 बड़ी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। एक तो एनडीए के लिए 225 और जेडीयू के लिए 110 प्लस सीट। जी हाँ दोस्तों, इस मौके पर किसान जैसे एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने पीएम मोदी एक बड़ी बाजी खेलने जा रहे हैं। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जो है वो जारी कर पीएम मोदी भागलपुर से पूरे बिहार के लिए एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया और पीएम किसान योजना के तहत 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। पीएम मोदी के तरकश से केवल किसान योजना ही नहीं बल्कि योजनाओं के कई और बाढ़ हैं। एक और बाढ़ है गोकुल मिशन का। इस दौरान वो मोतिहारी में निर्मित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत विकसित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडिजिनस ब्रीड्स का उद्घाटन भी करेंगे। ये केंद्र किसानों को आधुनिक प्रजनन तकनीकों का प्रशिक्षण देगा और भारतीय नस्लों के पशुओं के प्रजनन को बढ़ावा देगा। ये भी किसानों के बड़े हित को साधने जैसा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बता दिया कि पीएम मोदी का विकल्प नहीं और अपने लिए भी मांग लिए समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार न केवल ये साफ किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे बल्कि ये भी कह दिया है कि देश में अब कहीं भी इनके ही नेतृत्व में विकास होगा। जनता से कहा कि आप लोग जान लीजिए इन्हीं के साथ सब लोग हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता में समर्थन भी मांग लिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी का लगातार सहयोग मिल रहा है। पीएम मोदी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और अब इधर उधर कुछ नहीं, अब इनके ही नेतृत्व आगे और विकास होगा। समाज में हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पीएम मोदी का स्वागत करता हूं। ये खुशी की बात है कि बिहार के साथ पूरे देश के किसानों के खाते में सम्मान निधि योजना की राशि भेजी जा रही है। बिहार के किसानों के खाते में पैसे आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, 25 किलोमीटर लंबा लग गया जाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाकुंभ के आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए। 25 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है, जबकि 41 दिनों में 6 करोड़ 74 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के लिए 3 दिन बाकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला, यूपी असेंबली में जमकर बरसे सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर भी तगड़ा निशाना साधा। सीएम
योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। सज्जनों को सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली और जिसकी जैसी नीयत थी, दृष्टि थी, उसको वैसा महाकुंभ में मिला। सीएम योगी ने कहा कि आपने महाकुंभ के बारे में जो कहा, एक जाति विशेष के व्यक्ति को महाकुंभ में जाने से रोका गया। हमने कहा था कि जो लोग सद्भावना से जाते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्भावना से जाता है तो वो परेशानी में पड़ जाएंगे। हमने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया। समाजवादी पार्टी की तरह उनके सीएम के पास कुंभ की निगरानी और इसकी व्यवस्था देखने का समय नहीं था और इसीलिए उन्होंने एक गैर सनातनी को कुंभ का प्रभारी बना दिया। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में ये भी कहा कि ये लोग सपा लोग लगातार महाकुंभ पर टिप्पणी करते रहते हैं। इनकी मानसिकता जग जाहिर है, इनको हर चीज़ का विरोध करना है। काम भले ही अच्छा हो, ये वर्ष भारत के संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष है। आखिर समाजवादी कब से डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने लगे? कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर था, किसने बदल दिया सब पता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो पशुओं का चारा खा सकते हैं, भागलपुर से पीएम मोदी ने लालू के ट्वीट का दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, बिहार के भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पशुओं का चारा खाने वाले लोग कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकते। पीएम की सभा से पहले लालू यादव ने ट्वीट कर कहा था कि आज बिहार में फिर झूठ और जुमलों की बरसात होगी। पीएम ने खुले मन से इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान ने आयोजित किसानों की सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने याद दिलाया कि मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं: गरीब, अन्नदाता, किसान, नौजवान और नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति के साथ काम किया है। किसानों को खेती के लिए अच्छी बीज चाहिए, पर्याप्त सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं की बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरे रहते थे। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी नहीं समझ सकते हैं। एनडीए सरकार ने स्थिति को समझा और बदला है। बीते वर्षों में हमने आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए हैं। पहले खाद की चोरी होती थी और किसानों को लाठी मारी जाती थी, आज उन्हें पर्याप्त खाद मिलती है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू, सीएम रेखा गुप्ता समेत अन्य विधायकों ने ली शपथ। पेश होगी सीएजी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा सत्र शुरू होते ही नवनिर्वाचित विधायकों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। एलजीबी के सक्सेना ने अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई, जो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। बाद में विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ। दोस्तों 25 फरवरी को एलजी विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे और सबसे पहले दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सदन के सदस्यों के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर अरविंद सिंह लवली ने शपथ दिलाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष में जाते ही जनता की चिंता क्यों, चिराग ने तेजस्वी को दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की भागलपुर जनसभा पर राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से हमला किया है। इस पर सत्ता पक्ष ने राजद नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जेडीयू, बीजेपी, हम के बाद लोजपा रामविलास ने विपक्ष पर पलटवार किया। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जब सत्ता में रहते हैं तो बेफिक्र हो जाते हैं और विपक्ष में जाते ही जनता की चिंता बढ़ जाती है। केंद्रीय मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को लालू राबड़ी राज की भी याद दिलाई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें, भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले पीएम मोदी। जी दोस्तों, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम मोहन यादव, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री और देश के प्रमुख उद्योगपति मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों की परीक्षा के कारण मैं कार्यक्रम में देरी से पहुंचा। पीएम ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत को सोलर पावर में सुपर पावर कह रहा है। ऐसा पहली बार दुनिया को भारत से बहुत आशाएं हैं। विश्व बैंक ने भी कह दिया है कि इस साल भारत दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बना रहेगा और विश्व बैंक ने कहा है कि कई देश बातें करते हैं जबकि भारत नतीजे लाता है। आपको कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश की प्रगति यात्रा से एनडीए में पैदा हुआ यू फैक्टर, समय से पहले बिहार विधानसभा चुनाव तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का समापन करते हुए बिहार में संभावित समय पूर्ण चुनाव के संकेत दिए।
जबकि एनडीए ने बिहार में सकारात्मक शासन पर जोर देते हुए तैयारी व्यक्त की। विपक्ष द्वारा उनके स्वास्थ्य के बारे में लगाए जा रहे तमाम तरह के कयासों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सभी 38 जिलों की अपनी 2 महीने की प्रगति यात्रा पूरी कर ली और रविवार को जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश के मंत्रिमंडल के सहयोगी विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एनडीए किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने बिहार में समय से पहले चुनाव की संभावना का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए किसी भी समय तैयार है। राज्य में चुनाव कब होने चाहिए ये चुनाव आयोग को तय करना है। चुनाव का निर्धारित समय अक्टूबर-नवंबर है।